हेलो एवरीवन, आर्थिक समीक्षा राजस्थान पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ आर्थिक समीक्षा पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनको आप मिस नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने एक योजना पढ़ ली थी। कुछ योजनाएं का इनफैक्ट डिस्कशन जो कृषि विभाग की बहुत इंपॉर्टेंट थी उनका हम डिस्कशन पार्ट 1 में कर चुके हैं। यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल हैं जिनके बारे में क्या क्या याद करने लायक बातें हैं या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं यहाँ हाईलाइट करूंगी। और आप यदि आपको वो याद नहीं है तो एक सेपरेट शीट पर जॉट डाउन कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, प्रत्येक व्यक्ति का याददाश्त क्षमता अलग है। और कुछ लोग 3-4 बार रिविजन कर चुके हैं, कुछ लोग अभी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 1-2 बार जिन्होंने पढ़ा है। तो इट्स लाइक एक जैसे नोट सभी के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप देख लीजिए, आपको लगता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको एक अलग पेपर पे जॉट डाउन कर लीजिए। याद रखिए, प्रत्येक रिवीजन के बाद में आपके रिवाइज करने लायक नोट्स जो छोटे होते चले जाने चाहिए। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। तो ये थी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, बहुत टाइम से चल रही है। याद करने लायक बात यह है कि 2018-19 से ये राज्य के सभी 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में चल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। काम क्या है, ये कह रहे हैं 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया जाता है। यानी आइडिया ये है कि जो जितने भी अपने किसान हैं उनको बीज बाहर से ना खरीदना पड़े, वो बीज के मामले में स्वावलंबी हो जाएं। बिकॉज आप जानते हैं टर्मिनेटिंग सीड्स आते हैं और सीड्स की जो दाम है वो जैसे ही किसान को चाहिए होते हैं एकदम शूट अप कर जाते हैं और जैसे ही मार्केट में फसल आती है दाम डाउन हो जाते हैं। अगला है महिला प्रशिक्षण। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंदिरा महिला शक्ति निधि नाम से एक मुख्यमंत्री जी ने लास्ट ईयर अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स उनमें शामिल किया था और उस शक्ति निधि से ये स्कीम चलाई जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर 30 महिला किसानों को 1 दिन का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, आपको याद रखना है सिर्फ महिला कृषक प्रशिक्षण, 30 महिला किसान और 3,000 रुपए उनके ऊपर खर्च करेगी सरकार। बस ये 3 ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। बजट कहाँ से आ रहा है? इंदिरा महिला शक्ति निधि से आ रहा है। अगला है NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था कि मोटे अनाज और गेहूं के लिए कौन कौन से जिलों के अंदर चल रही है स्कीम। यहाँ मोटे तौर पर हम देखेंगे तिलहन और ऑयल पाम मिशन कहाँ कहाँ चल रहा है। तो इसमें वो सारे काम है जो कोई भी किसान करता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट बात यह है कि क्या NFSM तिलहन राजस्थान में चल रहा है? जी हाँ, चल रहा है। अगला है, इसके लिए आपको याद क्या रखना है, अधिकांश जो कृषि विभाग के लिए जो चलने वाली स्कीम्स हैं वो 60:40 रेशियो में है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए याद नहीं हो तो आप 60:40 को ब्लाइंडली टिक कर सकते हैं। आप देखेंगे जितनी जगह है वहाँ 60:40 रेशियो है। खाद्य सुरक्षा मिशन में 2021 के अंतर्गत इसमें 380 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जिसमें से आधा भी खर्च नहीं हुआ, 1/4 भी नहीं। बीज मिनी किट लास्ट ईयर जो आर्थिक समीक्षा थी उसमें बहुत वाइड लेवल पे कवर्ड था कि कौन कौन से बीज या कितने किसानों को वितरित किए गए। इस साल क्योंकि पोस्ट कोविड और कोविड वाले जो इम्पैक्ट थे इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी मात्रा में किसानों को बीज मिनी किट दिए जाते हैं सो दैट दे कैन ग्रो दोज सीड्स, ताकि वो अपने खेत में वो उनको उगाएं। और मात्रा कितनी है? 0.1 हेक्टेयर, यानी बहुत कम जगह के लिए बीज दिए जाते हैं और किसान उनको उगाएं और देखें कि उनका यील्ड कैसा है सो दैट वो उसको आगे लेना चाहेंगे कि नहीं ले जाएंगे। एक तरह से टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। अगली जो स्कीम है ये थोड़ी अच्छी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। देखिए इसमें भी वही 60:40 रेशियो है। तो डिफॉल्ट आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान में चलने वाली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें यदि आपको स्पेसिफिक कोई कुछ दिया हुआ नहीं तो वो 60:40 रेशियो ही है। तो इस राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के लिए 60:40 अंश है दोनों का। और काम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 4 वो है सब कॉम्पोनेंट्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो 4 सब कॉम्पोनेंट्स हैं इनके नाम क्या क्या हैं। पहला है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, दूसरा है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तीसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना और चौथा है कृषि वानिकी पर उप मिशन। सवाल कैसा बन सकता है, क्योंकि हमें तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको याद रखने के लिए पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो इस मिशन के अंतर्गत नहीं आता, यानी जो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है उसके सब कंपोनेंट में इनमें से कौन सा नहीं है, ये आ सकता है। या फिर राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो जो आपको सत्य याद है तो असत्य आप छाट सकते हैं। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2007-8 से चलने वाली स्कीम है।
बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तो कहूँगी कि इसको आपको यू कैन स्किप इट। इसमें वो सारे काम हैं कि इस योजना में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य संगठन विभाग आदि में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु अनुपात, फिर से गौर कीजिए, वही 60:40 रेशियो है। हम बात करते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि राजस्थान में इरिगेशन का हमेशा एक चैलेंज रहता है, और इरिगेशन पे जैसे जैसे हमारे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, आप देखेंगे कि यील्ड यानी उत्पादकता जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे हर साल बढ़ रही है। तो कृषि सिंचाई योजना जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जो केंद्रीय अंश और राज्य का अंश है, अगेन आई रिपीट, इट इज जस्ट द सेम 60:40। और इसके अंदर करना क्या है? फार्म पॉन्ड। कई बार आप देखते होंगे ना कि किसानों के यहाँ खड्डा खोद करके उसके अंदर एक प्लास्टिक की शीट बिछा करके उसमें पानी इकट्ठा करते हैं और फिर वहाँ से सप्लाई करते हैं आगे। तो दैट इज फार्म पॉन्ड स्कीम। जल का हौज बनाना और डिग्गियों आदि के निर्माण के लिए सब्सिडाइज रेट्स पे सेंटर और स्टेट जो है वो कोलैबोरेट करते हैं और किसानों को फैसिलिटी देते हैं। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से शुरू की गई थी? ये तो एक बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। और 2%, 1.5%, 5%, ये आपको फिगर्स भी याद होंगे क्योंकि इट्स क्वाइट इन न्यूज़ नाउ। पर राजस्थान में काफ़ी वाइड लेवल पे इस्तेमाल भी हो रही है। इसमें याद करने लायक बात यह है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित निर्देशों के अनुसार खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% की जो अधिकतम प्रीमियम का भुगतान है वो केंद्र के द्वारा किया गया है। ये स्पेसिफिकली मेंशन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ कॉपी किया है। फिर ये वो है 2020-21 के अंतिम फिगर्स फॉर अनाज, दलहन और टोटल खाद्यान्न। तो इनको आप यहाँ देख सकते हैं। इस मामले में हमने एक बार पहले बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि 225 लाख मिलियन मीट्रिक टन जो है वो गेहूँ उत्पादित होता है, खाद्यान्न उत्पादन होता है। लेकिन ये इसके टोटल लास्ट एस्टिमेट्स हैं, यानी रिवाइज एस्टिमेट्स नहीं है। इस साल के जो एस्टिमेट्स आएंगे, यानी जो जनवरी से लेकर के मार्च तक का यील्ड था, वो कंप्लीट होकर के अगली वाली आर्थिक समीक्षा में आएगा। तो ये इट इज अप टू 2020-21। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ऑल्दो ये भी थोड़ा पुराना है, पर ठीक है, इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये 24 जिलों में चल रहा है। उन 24 जिलों में से आप सिर्फ ये देख लीजिए कौन से 9 जिले हैं जो नहीं हैं, या फिर ऐसे जब भी आपको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के सवाल याद करने हो, मेरा तो आपको सबमिशन ये रहेगा कि 50 पैसे में राजस्थान का नक्शा खाली किसी भी बुक स्टोर में मिल जाता है। पूरी गड्डी खरीद लीजिए और उसमें कलर करते चले जाइए कि कौन सा है और कौन सा नहीं। 2 फायदे होंगे। एक तो आप ज्योग्राफी में आने वाले ऐसे सवालों को कर सकते हो कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम सही है, या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम सही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये जो क्रम वाले सवाल हैं वो तब आप जिसे कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस करोगे। तो मैथ प्रैक्टिस यहाँ आपको बहुत हेल्प देगी। बार बार में जब आप कलर करोगे ना उन सारे जिलों को जो पर्टिकुलर स्कीम में एनरोल्ड हैं, तो आई एम श्योर आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होने वाली है। ये जो पर्टिकुलर बागवानी मिशन है, इसमें करते क्या क्या हैं, तो वो कंपोनेंट आपको बता देती हूँ। ग्रीन हाउस बनाते हैं, फिर प्लास्टिक टनल बनाते हैं, इनके अलावा प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित करते हैं, और प्याज भंडारणों का निर्माण करते हैं, पैक हाउसेस बनाते हैं, और जल संग्रहण स्रोतों का विकास किया गया है। यानी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट दी हुई है आर्थिक समीक्षा में, जो इसी बागवानी मिशन के अंतर्गत आती है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में किए गए कार्य जो हैं, या कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं, तो ये सारे कार्य शामिल हैं। अगला चलते हैं। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, कुसुम। कुसुम का पूरा नाम जो है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। बेसिकली बात ये कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा, इसके 3 कंपोनेंट थे, जिनमें एक तो ये था कि ना एग्जिस्टिंग जो डीजल से चलने वाले सेट्स हैं उनको चेंज करके सोलर आधारित सेट्स में कन्वर्ट कर देना, सोलर पंप लगा देना और उनके पंप्स को चेंज करना, जो नए इंस्टॉलमेंट्स हों उनको बढ़ावा देना, और जो ऑलरेडी ग्रिड से कनेक्टेड हैं उनको वहाँ से सेपरेट आउट करके उनके लिए पैनल लगा देना। अब इसका जो कंपोनेंट बी है वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अब इसमें याद करने लायक बात क्या है? याद करने लायक बात ये है कि कुसुम योजना कंपोनेंट बी में
3 HP से लेकर यानी हॉर्स पावर से लेकर के 10 हॉर्स पावर क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान के साथ अधिकतम 7.5 HP तक के पंप हेतु अनुदान देय है। और इसमें राजस्थान ने काम क्या किया है, वही 60, पहली बात तो ये देखिए 60% जो है वो आप वो देंगे, सब्सिडी देंगे, जिनमें से 30% जो है वो केंद्र और 30% राज्य देगा सब्सिडी। एंड नेक्स्ट राजस्थान ने जो काम किया है वो ये कि 13,880 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना दिसंबर 2021 तक हो चुकी है। सो दिस इज एक्चुअली वंडरफुल वर्क। इनफैक्ट आरएस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का भालोजी गांव क्यों फेमस है, या हाल ही में कोटपुतली के पास वो गांव है, तो वो गांव क्यों चर्चा में रहा। वो चर्चा में इसलिए रहा कि वहाँ 1 मेगावाट क्षमता का कुसुम के परियोजना के अंतर्गत एक सोलर संयंत्र लगा दिया गया था। और वो ये था कि जिन किसानों की भूमि जो है वो काम में नहीं ली जा रही काश्त करने के लिए, तो वो एक तरह से उसके ऊपर सोलर पैनल लगा लें और बिजली का उत्पादन करें और सरकार को बेचें। तो वो उसके अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत काम था। वो था कुसुम का ही कंपोनेंट, बट दैट वाज नॉट कंपोनेंट बी। ये थोड़ा ना मुझे लगा अजीब नाम है, तो कई बार एग्जामिनर्स जो होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस ढूंढते हैं कि क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ सिलेक्शन एग्जामिनेशन। आपने एक प्रीलिम्स पास कर लिया है, मेंस में आपका सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स में तो छटनी होती है कि चलो जिनका अभी जो तैयारी का लेवल है, मैं कभी नहीं कहूँगी ज्ञान का स्तर, या फिर मैं कभी नहीं कहूँगी कि इंटेलिजेंस का लेवल, नो, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सब कुछ निखर जाता है। जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होती है वो उतना ही अच्छा बेनिफिट पाता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरली कम तैयारी करने वाले लोगों को छांटने का एक तरीका है, और मेंस एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने का है। तो सेलेक्ट करते वक्त ऐसे क्वेश्चंस पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है जो थोड़ी टिपिकल हो, कॉम्प्लेक्स हो। आई फाउंड दिस नेम टू बी लिटिल डिफरेंट। अब इस पे सवाल अगर आप पढ़ोगे कि कैसा आ सकता है, तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ खाली। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें FFA की बात हो रही हो, यानी फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिलाइजेशन एंड ऑटोमेशन की बात हो रही हो, तो उसके 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये कि बूंद बूंद कृषि यानी ड्रिप इरिगेशन जहाँ चल रही है वहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पानी के माध्यम से डायरेक्ट जड़ों तक पहुँचाने के लिए ये एक योजना चलाई जा रही है। ये इस पूरे जो यहाँ कथन लिखा हुआ है इसका सारांश यही है। नेक्स्ट इज कि कई बार ऐसा होता है ये FFA स्कीम किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड में यू शुड नो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनको डायरेक्ट जड़ों तक पहुंचाना थ्रू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज कृषि विपणन बोर्ड, इसके अंतर्गत क्या बात की जा रही है, कृषि जो हमारी नीति 2019 में लॉन्च की गई थी उससे रिलेटेड बात की जा रही है। वो क्या है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 उसका नाम है। फिर इस जारी कब की गई, 17 दिसंबर 2019 को, क्योंकि 18 दिसंबर 2019 को सरकार की प्रथम वर्षगांठ थी। ये इसके कुछ कार्य हैं, इनको आप इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अभी इट इज 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये काफ़ी पॉपुलर भी रही, लोगों ने इसको पढ़ा भी अच्छे से। आप एक बार इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, और ये PDF मैं साथ शेयर भी कर लूँगी। देयर इज नथिंग टू डिस्कस इन दिस बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। आगे बात करते हैं वित्तीय सहायता के प्रावधान। ये जो वित्तीय सहायता है यही एग्रीकल्चर पॉलिसी 2019 के अंतर्गत आने वाले प्रावधान हैं, और ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बहुत सारे किसानों ने इसके अंतर्गत आकर के एग्रो प्रोसेसिंग में अच्छा काम करने की कोशिश की है। पहला क्या प्रावधान है, किसान या उनके संगठन यदि कोई एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक का, ये देखिए 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और उनके अलावा कोई और करेगा तो अधिकतम 25% या 50 लाख, विच एवर इज लेस, वो मिलेगा। नेक्स्ट इज भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएं जैसे कि मेगा फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, या फिर प्राइमरी सेक्टर के जो और प्रसंस्करण केंद्र हैं, उन सब में यदि कोई करता है तो जो सरकार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी एनकरेज करने के लिए कहा कि हम एक्स्ट्रा 10% टॉपअप देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एज वेल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो इसकी अधिकतम सीमा है वो अगेन 50 लाख रुपए है, यदि सब और सभी उद्यमों के लिए। आगे चलते हैं। दूसरा है कि सभी पात्र परियोजनाओं का परिचालन लागत को कम करने के लिए, यानी उनकी ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने के लिए जो टर्म लोन है उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए किसी कृषक ने कोई एक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए 7% की रेट से या 8% की रेट से ब्याज लिया है बैंक से, तो उस 8% में से जो 5% की देनदारी है वो सरकार पे कर देगी। किसान को तो सिर्फ 3% इंटरेस्ट पे करना है। सो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है। लेट्स गो नेक्स्ट। अभी इसी में कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं उन लोगों के लिए जो कि सोसाइटी में अभी उतने आगे नहीं हैं या उतने प्रिविलेज नहीं हैं, जैसे कि जनजातीय उपयोजना, पिछड़े हुए जिले या फिर महिला उद्यमी। तो इन सब के लिए क्या किया गया है कि उनके जो 100% स्वामित्व वाली कंपनियां हैं उनमें महिला उद्यमी, युवा उद्यमी जिनकी आयु 35% कम हो, उनको 1% एक्स्ट्रा, यानी जहां 5% था दिस विल बिकम 6% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। फिर आगे बात करते हैं किसानों और उनके संगठनों को जो ढांचागत यानी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो परियोजनाएं हैं उसके लिए जो ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट इज, हम चाहते हैं कि सिर्फ अकेले खाद्यान्न पे, तिलहन पे, इन पे ही क्यों निर्भर रहे। जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं या फास्ट मूविंग फसलें हैं जैसे कि फल है, फूल हैं, सब्जियां हैं, जो कि छोटे आकार में भी की जा सकती है और थोड़ा ठीक यील्ड दे देती हैं, उनके लिए यदि कोई 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन के लिए जाता है तो 3 साल की अवधि तक प्रतिवर्ष 10 से 15 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। और इसमें जो अगला प्रावधान है वो है भोजन, सब्जियां, फूल, मसाले और इनको प्रोसेस करने के यदि कोई या इनको निर्यात करने के लिए किराए में 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख से 15 लाख रुपए तक अनुदान दे। तो सरकार चाहती है कि आप प्रोसेस करें, किसान जो है जो चीज़ पैदा कर रहा है उसको प्रोसेस करके पैक करके निर्यात भी करें। तो अच्छा, ये अभी यहाँ ख़त्म ही नहीं हुआ है, इस स्कीम के कुछ और प्रोविजंस बाकी हैं। लेट्स रीड देम एज वेल। ये भी इसी के प्रावधान। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन और निर्यात बाजारों का उपयोग करने के लिए 5 साल की दीर्घावधि हेतु यानी 5 ईयर्स इन लॉन्ग टर्म 20 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से परिवहन अनुदान भी दिया जाएगा। और 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष रुपए 2 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर के हिसाब से बिजली दर में भी अनुदान दिया जाएगा, जो कि 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ होगा। और इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 30% का आपको वैसे सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये सारे काम जो हैं वो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किए जा रहे हैं। और इसको आप ना उद्योगों के अंदर भी आने वाली स्कीम के अंतर्गत ले सकते हो कि चलो ठीक है, द गवर्नमेंट हैज मेड सम स्कीम्स सो दैट द पीजेंट्स और काश्तकार जो है वो सामने आए और कुछ और अच्छा काम करें। फिर अगला है कृषक कल्याण कोष का गठन। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था। 2019 में मुख्यमंत्री जी ने सरकार की वर्षगांठ पे इसको अनाउंस किया था कि 1000 करोड़ रुपए के साथ में हम एक स्पेशल कोष बना रहे हैं और कृषकों के कल्याण के लिए पैसा हम उसमें से इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको 2000 करोड़ रुपए का इस कोष के लिए बैंकों से कुल 2000 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है और इस कोष के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत हो चुका है। अब ये पैसा काम में कहाँ आएगा? जैसे आपने कई बार सुना होगा कुछ किसानों की एग्रीकल्चर करते वक्त उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, उनका पेमेंट इसमें से होता है। आप थोड़े दिनों पहले एक स्कीम आई थी, उस स्कीम का हम आगे जिक्र भी करेंगे कि प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से सारे किसानों को जो उनका मीटर्ड कनेक्शन है उसके ऊपर बिल का पेमेंट सरकार कर रही है, यानी उनके खातों में डायरेक्ट 1000 रुपये आ रहे हैं, जस्ट टू एनकरेज कि वो बिजली का इस्तेमाल उतना ही करें जितना ज़रूरी है। तो वो भी पेमेंट इसी से हो रहा है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। थोड़ी पुरानी है लेकिन आपको याद क्या करना है इसके अंदर, वो ये अनुपात 60:40 का है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। और इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 6638 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यानी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को क्रमोन्नत करना है। तो इट इज़ नॉट कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ससरी निगाह से अगर आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको याद क्या करना है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य में इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नाम चिन्हित किया गया है। अगला है इसको आगे बढ़ाते हुए कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल किए गए हैं या कैसे काम करेगा। तो उस काम करने के लिए मैंने यहाँ पे जो मुख्य बिंदु दिए गए थे आर्थिक समीक्षा में उनको एज इट इज़ रखा है।
जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे, ये कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके लिए हम क्या काम करेंगे, उनको सहकारी समितियों से, एफपीओ से, उनसे ऋण दिलवा देंगे। दूसरा, ब्रीडिंग और विपणन को मजबूत करने के लिए संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन, उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी जो एग्जिस्टिंग 2 लाख उद्यमी हैं उनको, आपने जैसे कई बार सुना होगा ना कि कुछ कुछ घरों में कुटीर उद्योग चल रहे होते हैं, कहीं अचार की, कहीं पापड़ की, कहीं और मंगोड़ी की, इन सब की यूनिट चल रही होती है और वो उनकी खपत भी आसपास के घरों में ही हो जाती है। तो ऐसे जो एग्जिस्टिंग उद्यमी हैं, जो ऑल्दो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर लाने की कोशिश होगी। फिर इनके अलावा आम प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाएं, यानी जो कुछ भी आप सोच सकते हो कि कैसे बढ़ावा दे सकते हैं अपने स्वविवेक से, वो सारी स्कीम इसके अंदर चल रही हैं। और लास्ट में हर स्कीम में एक पार्ट होता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, तो यहाँ भी वही है, पेशेवर यानी प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज हम देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, पशुगणना। पशुगणना हर 5 साल बाद में होती है। जो मोस्ट रिसेंट है वो 2019 में की गई थी। ऑल्दो ये 2019 में की गई जो गणना है वो भी थोड़ी डिले हो गई थी, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू कम इन 2017 बट इट डिड नॉट, क्योंकि ये इस बार डिजिटल माध्यमों से की गई है। और इनफैक्ट सारे पशुओं की टैगिंग वैगिंग करना और उनकी लोकेशन को ट्रेस करना काफ़ी अच्छे काम किए गए थे, इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। तो 2019 की जो पशुगणना है उसके हिसाब से राज्य में कुल 568 लाख पशुधन है, ऑलमोस्ट इक्वल टू लास्ट ईयर का जो शेड्यूल था उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट से ही है। 146 लाख कुक्कुट हैं, ये बिल्कुल याद नहीं करना है, याद सिर्फ एक करना है, ये 568 लाख पशुधन है। और क्या याद करना है कि देश के कुल पशुधन का कितना परसेंट है, तो इसको याद कर लीजिए 10.60। आप देख सकते हैं कि 10% हमारे पास में 10.41% ना, इतनी हमारे पास में क्षेत्रफल है, तो लगभग इतने ही पशु हैं, तो इस मामले में हम समृद्ध है। अगला है देश का कितने प्रतिशत गोवंश, 7.25% गोवंश, 7.24%, 12.47% गायें, 14% बकरियां, और इम्पॉर्टेंट ये है ऊंट कितने हैं हमारे पास में, तो इट इज 84.43% ऊंट हैं। बाकी जो योगदान है, योगदान के लिए राज्य का योगदान दूध के उत्पादन में पूरे भारत का 13.32%, वी स्टैंड सेकेंड एक्चुअली इन प्रोडक्शन, और ऊन उत्पादन में हम 37.44% योगदान देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है, इनको आप कहीं और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। दूध के उत्पादन के लिए 2020-21 में 30,723,000 टन का उत्पादन जो है वो हमारी आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है। मांस का उत्पादन हमने 201,000 टन किया है, ये भी अपना आप में बड़ा नंबर है। कुछ घोषणाएं हुई थी जो बजट में हुई, कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं आर्थिक समीक्षा में जो कि क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें इम्पोर्टेंट है, जोधपुर एवं नागौर जिले के नावा में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति जारी की गई है। तो 2 नए वेटनरी कॉलेजेस कहाँ खुलेंगे, वो ये प्लेसेस हैं, जोधपुर और नागौर जिले का नावा। नेक्स्ट ये देखते हैं, बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बस्ती में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं, यानी दीज आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ये शुरू किए जा चुके हैं। फिर देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि डेयरी से या पशु से रिलेटेड है, वो है राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। इसका 5th स्टेज या 5th फेज चल रहा है। इसमें करते क्या है कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं, उन जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं उनके लिए है, बिकॉज आप राज सरस का दूध हम सब पीते हैं, तो राज सरस से सोच सकते हैं कि दुग्ध उत्पादकों के लिए है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी 2021 से लागू की गई है। इसमें यदि किसी दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए, और आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपए का प्रोविजन है, ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। लेट्स सी नेक्स्ट। ये है महिला विकास ऋण योजना। योजना कोई वो नहीं है, बहुत मतलब एनकरेजिंग और वैसी नहीं है। यहाँ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के
के संदर्भ में मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो वो स्कीम हमने देखी थी जिसमें हमने कहा था कि 30 महिला कृषकों को एक दिन की वर्कशॉप देनी है, और एक ये स्कीम है जो कि एग्रीकल्चर या पशुपालन से जुड़ी हुई है, तो इसलिए एक खास स्कीम बन जाती है। इसके अंदर करना क्या है, 50,000 रुपये का गैर कृषि उद्देश्य या डेयरी खोलने के लिए महिलाओं को बिना कृषि भूमि की सुरक्षा, यानी आपको अपनी ज़मीन को मोर्गेज नहीं रखना है, रहन नहीं रखना है, और सिर्फ 2 व्यक्तियों की गारंटी बेस महिला के नाम से 50,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। ये अब इसमें प्रगति क्या लिखी हुई है, 2021-22 में 15 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन दिया है अलग अलग महिलाओं को, 487 महिलाओं को। फिर बात करते हैं डेयरी विकास में, दिसंबर 2021 तक इतने 16,531 दूध सहकारी समिति हैं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ ये है, राजस्थान में 23 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हैं। और क्या याद रखने की बात है, आरसीडीएफ इसका एपेक्स बॉडी है। आरसीडीएफ राजस्थान में, इसका पूरा नाम है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। वो एपेक्स बॉडी है, वो सारी दुग्ध उत्पादक समितियों को गवर्न करती है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, इस पूरे में स्लाइड में बात करें तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, 50,000 रुपये का लोन, 2 व्यक्तियों की गारंटी, कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना, और काम क्या हुआ, गैर कृषि उद्देश्य और डेयरी व्यवसाय। इसमें क्या काम करने लायक इंपॉर्टेंट बात है, वो है 23 जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, आरसीडीएस एपेक्स बॉडी। और क्या याद रखना है, हम कितना दूध प्रतिदिन प्रोसेस कर सकते हैं, यानी जो हमारे चिलिंग प्लांट्स है, पैकेजिंग प्लांट्स है, उनकी क्षमता कितनी है, वो है करीब 42 लाख लीटर, तो दैट इज 41.95 लाख लीटर प्रतिदिन। और हम अभी कितना प्रोसेस कर रहे हैं, वो है 27.32 लाख। तो यानी हमारे पास अभी बहुत पोटेंशियल बचा है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगला है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। संबल देना यानी किसी को, जैसे मुख्यमंत्री ने एक बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक युवा संबल योजना निकाली थी, तो संबल का मतलब होगा किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। दुग्ध संबल मतलब दुग्ध उत्पादकों को संबल, किस बात का संबल, 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा या सब्सिडी दी जा रही है सरकार के द्वारा, ये अनुदान दिया जा रहा है, ग्रांट। फिर है किसान सेवा पोर्टल, आप सुनते आए हैं किसान, पीएम किसान योजना, जिसके अंदर 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपये किसानों के अकाउंट में आते हैं। तो वो इस पोर्टल के ऊपर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और फिर इस पोर्टल पे हम इसकी प्रगति भी देख सकते हैं। अगला है जन औषधि केंद्र। स्कीम नई नहीं है, लेकिन आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने लायक बात यह है कि 4 जिलों में चल रही है। जिले कौन कौन से, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर। जयपुर में भी चल रही है, लेकिन सब जगह नहीं। जयपुर में 2 हॉस्पिटल्स में चल रही है, वन इज एसएमएस, द सेकेंड इज दुर्लभ जी। तो इस पूरी का सार क्या है, यही 4 जिले कौन कौन से, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर। और अच्छा चला कौन रहा है, कॉनफेड चला रहा है, ठीक है। और जब कौन से 2 जयपुर के कौन से 2 हॉस्पिटल्स में चल रही है, दैट इज दुर्लभ जी हॉस्पिटल, संतोखवा दुर्लभ जी हॉस्पिटल, एंड द अदर इज एसएमएस हॉस्पिटल। अब बात करते हैं, ये एक स्लाइड थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक दृष्टि में, यानी उस पूरे चैप्टर की समरी। और ये मैंने समरी उठाई कहाँ से, somebody gave me a book, प्रोफेसर सिद्ध की एक बुक थी। इनफैक्ट आपको पढ़ाने के लिए भी मुझे 2-3 सोर्सेज से इकट्ठा करना पड़ता है कंटेंट। एक तो मैं सबसे पहले सरकार की वेबसाइट पे जाती हूँ और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करती हूँ, और दूसरा फिर मुझे किसी ने बुक दी, इनफैक्ट किसी ने कौन, वो जो पब्लिशर थे उन्होंने बुक दी, प्रोफेसर साहब से मैं मिली, और प्रोफेसर साहब मेरे को कॉलेज में पढ़ा चुके थे। बुक मुझे अच्छी लगी। बेस्ट पार्ट इज किसी और ने आपके लिए मेहनत कर दी है, तो चलो उस मेहनत का फ़ायदा उठाया जाए, और वो आप इसे देख भी सकते हैं। सारी चीज़ें एक ही पेज पे मतलब इस स्क्रीन पे आ सकती है कोई चीज़, तो ऑफ कोर्स मेहनत तो की गई है। ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है हमारी अभी तक, 23,321.40 मेगावाट। पवन अच्छा दूसरा, ऊर्जा में सौर ऊर्जा कितनी है, इसमें हमारे पास कैपेसिटी तो 148 गीगावाट्स की है, यानी हम इतना पोटेंशियल है, लेकिन उसको कितना एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, यानी उसको कितना अभी तक भुना सके हैं, वो अभी तक है सिर्फ 9,228.70 मेगावाट। और अच्छा कई बार क्वेश्चन ना ट्रिकी हो जाते हैं, एग्जामिनर को लगता है कि
चलो देखते हैं कि जनरल नॉलेज या अवेयरनेस कितनी है। तो हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को वैसे लिख दें 9.2 गीगावाट्स, विच इज ऑल्सो करेक्ट। आई रिपीट, ये जो 9228 मेगावाट है, ये इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इसको 9.2 गीगावाट भी कहते हैं। तो हमारे पास जहाँ 142 गीगावाट की क्षमता है, उसमें से हम सिर्फ 9.25 गीगावाट को ही एक्सप्लॉइट कर पाए हैं। याद रखिएगा, ये चीज यहाँ भी लागू होती है। ये देखिएगा, कई बार अधिष्ठापित क्षमता आपने तो याद की 23,331 और वहां आ जाएगा 23.3 गीगावाट। बिल्कुल मत घबराइएगा, दीज आर जस्ट द सेम थिंग्स। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 1,27,750 मेगावाट। लेकिन अभी हम बना कितनी पा रहे हैं? वो है 4,338। और लास्ट है बायोमास। बायोमास में 120.40 मेगावाट। तो आप ये देखिए, ये था 23 गीगावाट, यहाँ है 9 गीगावाट, यहाँ बनता है 4 गीगावाट। तो बाकी किससे बना? बाकी बना थर्मल से। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, राजस्थान में ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों को घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में जचाइए। तो 1 नंबर पे तापीय ऊर्जा आएगी, 2 नंबर पे आएगा सौर ऊर्जा, 3 नंबर पे पवन ऊर्जा और 4 नंबर पे अन्य में हाइड्रोलिक या बायोमास। अगले चलते हैं सड़क। सड़कों के लिए आपको याद करने लायक तथ्य है कि सड़कों का घनत्व कितना है? 79.76 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इनमें से याद करने लायक बात क्या है? ये मुझे नहीं लगता कि रेल मार्गों की कुल लंबाई या टेलीकॉम उपभोक्ताओं की कुल संख्या थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं। मोर इम्पोर्टेंट इज कि इसमें नहीं लगता महिलाओं के लिए निःशुल्क शुल्क कोई नहीं याद करेगा। आई थिंक वी कैन स्किप दिस, ये इसको छोड़ सकते हैं। और वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या उतनी जितने लोग हैं हमारी जनसंख्या की गणना में थे, तो ये 6.68 करोड़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यू रिमेंबर आई वॉज टेलिंग यू कि 1000 करोड़ रुपए का एक कृषक कल्याण कोष बनाया गया था, उसमें से पेमेंट इसमें हो रहा है। वो किस चीज़ के लिए? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। इसमें कर क्या रहे हैं? प्रत्येक किसान जिसके नाम से एक बिजली का कनेक्शन है, उसको 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से या साल के में अधिकतम 12,000 रुपये तक की राशि दी जाती है, सो दैट उसका बिजली का जो बिल है वो पे कर पाए। और एनकरेज करते हैं, अच्छा इसमें कुछ पैसा बच जाए तो किसान उसको यूज़ कर सकता है अपने पर्सनल यूसेज के लिए। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कई बार ना मोटर ऐसे चल रही होती है, कई बार लाइट्स ऐसे चल रही होती हैं, तो द गवर्नमेंट वांट्स कि आप ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें कि आप बिजली का उतना ही उपयोग करें जितना की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से भी इनकरेजिंग है। और वैसे भी किसान को अगर मिलती है ये 12,000 रुपीज़, तो थोड़ा शायद उनकी स्थिति में सुधार होगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का उत्पादन। वैसे इस मामले में हम पढ़ चुके हैं कि सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी थी, करीब 9.22 गीगावाट्स, जो भी हम एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। आईएएस मेंस में क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा हुआ था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के इतनी अच्छी संभावनाएं क्यों हैं, या कौन से कारक हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो वो कारक यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेट मी टेल यू दोस इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। एक तो ये कि 6 से 7 किलोवाट प्रति घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे यहाँ सौर विकिरण मिलता है। दूसरा, एक साल में करीब 325 दिन ऐसे होते हैं जहां क्लियर स्काई होता है, नो क्लाउडी डे होता है, तो सौर विकिरण खूब सारा आता है। और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो ये कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम है, बैरन लैंड बहुत ज़्यादा है, तो उस पर टाइम टू टाइम ऐसी स्कीम्स आती हैं जिसकी वजह से किसान भी अपनी लैंड का उपयोग ठीक से कर पाते हैं। तो ये हमने देख लिया था कि 142 गीगावाट्स की क्षमता है, जिसमें से हम कितना बना पा रहे हैं, ये हम रिपीटेड फिगर है 92228.70 मेगावाट। अब बात करते हैं जन सूचना पोर्टल की। जन सूचना पोर्टल एक महत्वाकांक्षी पोर्टल है। इस पोर्टल में इसकी शुरुआत कब की गई थी ये आप देख सकते हो। इट्स एन ओल्ड फैक्ट नाउ। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इसमें 115 विभागों के चल रही 260 योजनाओं के 562 जानकारियां उपलब्ध हैं। और मैं चाहूंगी कि अगर आप अपने मोबाइल में
इस पोर्टल को ज़रूर खोल के देखें। इट टॉक्स अबाउट कि कौन से जिले में, कौन सी तहसील में, कौन से ग्राम में मनरेगा में कितने लोगों को कितने दिनों का कार्य दिया गया, या फिर और भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिनके अंदर जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, जिनमें पेंशन आती है, उन सब की डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। अगला है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है सो दैट सोशल ऑडिट की जा सके। ई मित्र के लिए कई बार सवाल आ जाता है कितने ई मित्र इंस्टॉल्ड हैं, तो दैट इज 85,595 ई मित्र एज ऑफ दिसंबर 2021 इन प्लेस थे। फिर ई मित्र कियोस्क प्लस में है, जो एटीएम की तरह काम करते हैं, एटीएम जैसे दिखते हैं ऑलमोस्ट, वो कितने हैं? 14,891 हैं, और उनमें से 5,000 शहरी क्षेत्रों में और बाकी बचे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में है। ये एक अच्छी स्कीम है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंतर्गत कर क्या रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था कोविड समय में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई थी जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यानी स्वनिधि स्कीम थी। ये कुछ वैसी ही है, रेहड़ी पटरी वालों तथा सेवा क्षेत्र के लोग जो युवा और बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, देखिए इट इज मेंशन्ड हियर, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध किया जाएगा। और योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021, और इसके अंदर कर क्या रहे हैं, 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। किन को देंगे? रेहड़ी वालों को या ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं उनको। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है शहरी क्षेत्र के हों, क्योंकि स्कीम का नाम में भी शहरी है, आप मिला लीजिएगा। कई बार ABCD जो ऑप्शंस दिए हुए थे ना, उनके अंदर बहुत ही ट्रिकी, जैसे हो सकता है कि सवाल का जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें दिया हुआ राजस्थान सरकार ने लगभग 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों और सेवा के युवाओं को कुछ देने के लिए ये स्कीम दिया, तो शहरी मिस कर दिया गया। अगर एग्जामिनर डेलिबरेटली शहरी मिस कर देता है, इसका मतलब ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, अब कर क्या रहे हैं, एक या एक से अधिक किस्तों में 31 मार्च 2022 तक निकाला जा सकता है डेबिट कार्ड के द्वारा। ये इसके बारे में मोर डिटेल्स हैं। अब आती है एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो कि सब्स्टिट्यूट कर रही है पुरानी सरकार की भामाशाह जो योजना थी उसको। ये इनफैक्ट उसका एक एडवांस्ड और ज़्यादा परिष्कृत रूप है। इसका नाम है राजस्थान जन आधार योजना। ये आधार से थोड़ी सी एडवांस है, क्योंकि आधार के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, आधार का डेटा हर कोई फेच नहीं कर सकता, तो इसका नाम दिया गया जन आधार। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ डेटा इज बीइंग प्रोसेस देयर। करना क्या है, जन आधार कार्ड मिलेगा जो कि 10 अंकों का होगा, परिवार के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके लिए 11 नंबर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। नेक्स्ट थिंग इज कि जो सरकार के द्वारा जितनी भी देय कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे इस एक कार्ड के द्वारा अवेल किया जा सकते हैं, और इसको पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, एड्रेस प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्च की थी, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट था। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि इनको ना पहचान पते और संबंध के उसके रूप में यूज कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये नामांकित परिवारों की संख्या कितनी है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि परिवार कितने हैं, 1.87 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड है, और उनके अंदर व्यक्ति कितने हैं, तो ये देखिए नंबर कितना बड़ा है, 7.15 करोड़। तो यानी राजस्थान की जनसंख्या अभी मुझे लगता है जैसे सेंसस होगा 8.5 करोड़ से ज़्यादा आने वाली है। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं कितना लाभ प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया एंड स्टफ। अब बात करते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लास्ट पेज पे, और ये लास्ट पेज मेरा हस्तलिखित है। मैंने आपको जब से प्रेजेंटेशन शुरू की एक ही बात कही कि जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको एक पन्ने पे लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। उसका रीज़न ये था कि रिवीजन के टाइम पे इम्पोर्टेंट होता है देखना। अब ये देखिएगा, एक तो हमने कल बात की थी निर्यात की, जब बात कर रहे थे तब निर्यात में जो नीति आयोग सूचकांक जारी करता है उसके हिसाब से राजस्थान का स्कोर था 62.55, और राजस्थान एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता स्टेट के रूप में उभर के आया है। किसमें? लैंड लॉक्ड स्टेट की कैटेगरी में। ये लैंड लॉक्ड क्या होता है?
ये वो राज्य हैं जो किसी भी वाटर बॉडी से, ओशन से या किसी और से कनेक्टेड नहीं है। इसके चारों तरफ इसकी जो सारी सीमाएं हैं वो किसी न किसी अन्य भूमि से ही लगती हुई है। दूसरा, खान और खनिज के रूप में हम इसको आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब मैं आपको कुछ 2 चैप्टर्स से पढ़ाऊंगी। मतलब जो मैं आपको बुक बता रही थी अभी, ये जो बुक है, इस बुक के मैं 2 चैप्टर्स आपके साथ खोल के दिखाऊंगी कि हाउ अ बुक कैन सेव योर टाइम, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कुछ ही पन्नों में सिमट के आ जाते हैं। तो वहाँ हम खनिज की बात फिर से करेंगे। खान और खनिज डायरेक्टली आपके आर्थिक वाले पार्ट में लिखा हुआ नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ भूगोल, जिसमें हमें याद रखना है कि आर्थिक समीक्षा के हिसाब से भंडारण हमारे यहाँ कितने उनका है, यानी कितने टाइप के डिपॉजिट्स हैं। 82 प्रकार के हमारे यहाँ खनिज के डिपॉजिट्स हैं, और अभी हम खनन कर रहे हैं 57 डिफरेंट टाइप्स का। जो दूसरे हैं वो हो सकता है उनका पोटेंशियल अभी हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया हो, या अभी हमारे पास में वो इतनी अच्छी मात्रा में नहीं हो कि उनको हम खनन करें और वो इकोनॉमिकली वायबल हो पाएँ। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिखने का तरीका समझा रही हूँ कि चीज़ें याद कैसे हो जाती हैं। तो यदि आप देखो एकमात्र उत्पादक तो हम है सीसा और जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट। तो मैंने यहाँ ग्रुपिंग करने की कोशिश की है। सिमिलरली लगभग संपूर्ण उत्पादक किसके हैं हम? चांदी, कैल्साइट और जिप्सम के। अगेन ग्रुपिंग। प्रमुख उत्पादक किसके हैं? 6 के हैं, 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो दिस इज हाउ द नोट्स आर मेड, जो कि आपको फास्ट रिविजन करने में हेल्प करते हैं। इस खान से या खनन से हमारे पास राजस्व कितना आ रहा है? 4159 करोड़ रुपए का। और इसको कौन सी संस्था गवर्न करती है? दैट इज RSNML. So with this I come to the end of this video. I'll record one more video to share with you, जिसमें मैं आपको 2 चैप्टर्स, जिसमें उद्योग और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं वो डिस्कस करूंगी। अपनी तैयारी को जारी रखिए, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर कीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। ऑल द बेस्ट।